वाला रैखिक समीकरण सॉल्व करने के लिए कितने समीकरण बना देते हैं हम? 3 गो। और हर एक समीकरण अपने आप में एक समतल होता है और वही समतल को निकालते कैसे हैं आज से हम लोग सीखेंगे। तो हेडिंग में लिखिएगा समतल, प्लेन। समतल लिखा गया। समतल लिख के डैश दीजिएगा। बोले लिखिएगा अंतरिक्ष में लिखिए, अंतरिक्ष में ब्रैकेट में लिख दीजिएगा त्रिविमीय तल में। ब्रैकेट में लिख देंगे त्रिविमीय तल में, त्रिविमीय तल में, त्रिविमीय तल में, त्रिविमीय तल में स्वेच्छ बिंदु एक्स वाई जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड से गुजरने वाली अनेक रेखाएं यदि एक ही क्रम में हो तो जिस तल का निर्माण होता है उसे समतल कहते हैं। जिस तल का निर्माण होता है उसे समतल कहते हैं। जिस तल का निर्माण होता है उसे समतल कहते हैं। जिसका कार्तीय समीकरण तीन चर के पद में प्राप्त होता है। तीन चर के पद में प्राप्त होता है। तीन चर के पद में प्राप्त होता है। जैसे देखो ये त्रिविमीय तल हम बना रहे हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, त्रिविमीय तल है। अब इसमें हम एक रेखा खींच रहे हैं। ये एक रेखा है और इस रेखा पर सुनो, इस रेखा पर एक बिंदु है, इस रेखा पर एक बिंदु है और वो क्या है? एक्स वाई जेड। ये कौन सा बिंदु है भाई? ये है स्वेच्छ मतलब स्वतंत्र बिंदु। ये स्वेच्छ बिंदु हो गया। अब इस रेखा के ठीक मतलब कि एक ही क्रम में बहुत सारे लाइन खींचेंगे, माने सामूहिक रूप से। जैसे यहाँ इससे देखो, ऐसे बहुत सारे लाइन खींचेंगे। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सारे लाइन खींच रहे हैं हम। बोलो, ये इतने सारे लाइन हम खींचेंगे, इस पर बहुत सारे लाइन खींचेंगे। तो हमें ये बताइए कि इतने सारे लाइन जब खींचे जाएंगे तो इस लाइन पर पहले ये रेखा हुआ करता था और बहुत सारे लाइन खींच दिए, तो बोलिए ये एक प्रकार का समतल हो गया कि नहीं? इसका मतलब कि रेखा के द्वारा ही समतल बनता है एक ही क्रम में। इस पर ये बिंदु स्वतंत्र है, मतलब ये बिंदु यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। यानी एक समतल पर अनेकों बिंदु हो सकते हैं और रेखा के द्वारा ही समतल का निर्माण होता है। दूसरा चीज, कार्तीय समीकरण किस रूप में होगा? बताइए। कार्तीय समीकरण मतलब अदिश समीकरण, जो डिटरमिनेंट में पढ़े थे, याद कीजिए,
उसी रूप में होगा, यानी 3 चर का रैखिक जो समीकरण होता है उसी रूप में। जैसे मान के चलिए 2x + 3y - 4y 4z बराबर मान के चलो 5, तो एक प्रकार का ये 3 चर वाला रैखिक समीकरण हुआ। तो इस टाइप का ही कार्तीय समीकरण होगा, तो हम इसका ओरिजिनल जो रूप होता है वो लिख दे रहे हैं, ax + by + cz बराबर में d। उदाहरण के तौर पर हम लिख दे रहे हैं, जैसे 2x - y + 4z बराबर 6, x - y + 7z बराबर 9। ऐसे करके बहुत सारे तल हो सकते हैं त्रिविमीय तल में। अब हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा कि एक त्रिविमीय तल में समीकरण निकालते कैसे हैं, एक समतल का समीकरण कैसे निकालना चाहिए, यही तो सीखना है। पहले तो आप समझ गए ना कि समतल कैसा होगा, आप ये भी समझ गए कि समतल का समीकरण कैसा होगा। रेखा का समीकरण कैसा था ये आपको याद होगा, x - x1 by a, y - y1 by b, z - z1 by c। ये किसका समीकरण है, रेखा का, त्रिविमीय तल में। यही रेखा द्विविमीय तल में कैसा होता था, जैसे 2x - y बराबर 5, 3x + y बराबर 6। ये बोलो, ये एक रेखा ही है, लेकिन किस तल में, द्विविमीय तल में। 10वां में पढ़ा था, अभी त्रिविमीय तल में पढ़ा, ये भी एक रेखा ही है, लेकिन इसका प्रारूप देख लिया कैसा रहेगा। अब क्या पढ़ रहे हो, समतल, ये कैसा रहेगा, इस रूप में रहेगा, समझ में आए, ax + by + cz। अब हम बोले समतल का व्यापक रूप बताओ, तो ax + by + cz बराबर d। और इसी तरह का आंसर आपका आना चाहिए जब समतल का सवाल बनेगा। क्लियर हो गया। अब इसको आप लोग क्या कीजिए कि जल्दी से बना लीजिए, इसको पेंसिल से या पेन से कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। अभी नॉर्मल यही बना लीजिए। हो गया, चलो बनाओ, जल्दी बनाओ, फिर आगे हम लोग एक एक करके बढ़िया समझेंगे। कल सभी ऑफलाइन ऑनलाइन सारे क्लासेस बंद रहेंगे, कल कोई मैराथन नहीं होगा। आए, हाँ कल बंद रहेगा, बाद में मिल लेना ऑफिस में। हम पर भरोसा है कि नहीं, तो फिर भरोसा रखो, भरोसा टूटने नहीं देंगे। आज आपको इतना पढ़ा दे रहे हैं कि आप कल दिन भर मैथ अपना बनाते रहिए, खत्म कर लीजिए इसको। लास्ट ही चैप्टर तो है 3D का, ये पढ़ने के बाद खत्म 3D। बारह हंसी निकलत कागज पर। अच्छा इहो बात कहे, 12 दिन से इहो बात सही कह लो, कई दिन से यही आवत रहो, क्या सही बात बा कि ना, कपड़ा पूरा फिचात नहीं के घरे, उहे देह बस आइले आदमी आ जाता, क्या करबो लो, सब कोई के उहे हाल बा। तुम लोग सारा कोचिंग नो कल बंद करवा लो और कल है ब्रेक लो एकदम बढ़िया। हाँ हो गया बाबू लोग, आए हो गया। चलिए देखिए, अब ध्यान दीजिए, समतल का समीकरण निकालना है
तो पहला केस हम लोग का है अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। तो आप हेडिंग लगाइएगा अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। हेडिंग अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। और पॉसिबल हो तो ये फिगर भी बना लीजिएगा। क्या बना सकते हो कि बनाना पड़ेगा? बन जाएगा। तो पॉसिबल हो तो फिगर जैसे है एकदम वैसे बना लो। केवल हेडिंग लिखकर फिगर आकृति 11.10 मत लिख देना, खाली फिगर बनाना है आपको। हाँ आकृति पॉसिबल हो तो बना लीजिए। हो गया? हो गया जी? आए हेलो हेलो, काम नहीं कर रहा है। हेलो, ये उतर गया। हाँ बोलिए, फिगर बन गया? बोलिए नहीं, समझिए। देखिए फिगर, फिगर थोड़ा सा इमेजिनरी टाइप का है, इमेजिन करना होगा। इसको बंद ही कर देते हैं। मैं कभी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है तो ठीक। अब बात एकदम मत करो क्योंकि अब बिना माइक का ही पढ़ना होगा फिलहाल। तो ध्यान से सुनना, ये फिगर जैसा दिखने में लग रहा है वैसा नहीं है। इसे आप समझने के लिए एकदम फिगर में जिस हिसाब से ये बनाया है उस हिसाब से थोड़ा इमेजिन करना है। ये जो आप त्रिभुज जैसा देख रहे हैं, तो मैंने बोला है कि कोई भी समतल किसी भी आकार का हो सकता है। जैसे ये त्रिभुज जो आपको सामने नजर आ रहा है, ये एक प्रकार का प्लेट है और ये प्लेट त्रिभुजाकार भले ही दिख रहा है लेकिन ये आकार में अनंत है। ये आगे बढ़ सकता है, ये भी आगे बढ़ सकता है, ये भी आगे, यानी एक समतल अनंत आकार का होगा और इस पे बहुत सारे लाइन होंगे, रेखाएं होंगी और उस पर बहुत सारे बिंदुएं होंगी। ठीक है? आपको ये भी यहाँ पे समझना है बात कि ये जो समतल है, ये आपके ये जो त्रिविमीय तल है, ये सामने भी हो सकता है, माने इस सेंटर से दूर सामने भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, ऐसे समतल भी हो सकता है। मतलब ये समतल ना बिल्कुल ऐसे समझ लो कि इस डिजाइन का होगा, ऐसे हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। लेकिन तीन को बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जब समतल एक्स वाई तल के समांतर होगा तो समीकरण कुछ अलग होगा। तीन तरह का तल, एगो एक्स वाई तल, एक एक्स वाई में से जेड हट गया है तो जेड को शामिल कर लो तो एगो वाई जेड तल, आ एगो आपका कौन सा जेड एक्स तल या एक्स जेड तल। तीन गो पर स्पेशल केस आपको समझना है कि क्या चीज जीरो होगा, क्या चीज जीरो नहीं होगा। एक मिनट, इसको बंद रखिए। ठीक है, अब सुनिए, जब ये तीनों के समांतर नहीं होगा
मतलब ना एक्स वाई, ना ही जेड एक्स और ना ही वाई जेड। तो उस कंडीशन में हमारा समतल में तीनों चर शामिल होगा, एक्स भी शामिल होगा, वाई भी शामिल होगा, जेड भी शामिल होगा। क्लियर है बात? ये समतल आपको क्या लग रहा है किसके समांतर है? ये किसी के भी समांतर नहीं है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप इस रूम को ही त्रिविमीय तल कल्पना करिए। अब आप ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, हम इमेजिन कर रहे हैं। मान के चलिए कि हमारा ये जो दीवार है, ये दीवार, और इसमें जो चीज है उससे अक्ष से मैच करे, कौन सा अक्ष मैच कर रहा है? वाई। तो ये दीवार क्या हो गया? वाई हो गया। एक्स कौन सा दीवार? सामने वाला। और जेड ऊपर वाला। इमेजिन हो गया। अब आप एक प्लेट यानी एक सीट का माने इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ा हमारे पास प्लेट है, बहुत बड़ा प्लेट है, और वो प्लेट कहाँ रखा हुआ है? यहाँ रखा हुआ है ऐसे। हाँ, ऐसे रखा हुआ है पूरा इस तरह से। इमेजिन करो यहाँ, ये देखो, ये ऊपर, और ऐसे उठंगा दिया गया है ताकि जाके ऊपर उस कोना कॉर्नर पे टच करे, ऐसे करके, ऐसे पूरा इस तरह से। हाई वाला पार्ट इसको त्रिभुजाकार अगर कर ले हम तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे मोड़ ले रहा हूं तो इस टाइप से, ऐसे। बात बुझाया? ये कॉर्नर उधर को टच कर रहा है और ये कॉर्नर इधर टच कर रहा है। ये नीचे है, ये देखो, ये समझ में आया? अब अंदर जो फिगर नजर आ रहा है उस फिगर को समझो। नहीं, अंदर वाला फिगर अब बुझा रहा है ना? अब देखो, सॉरी, बाहर वाला बुझा रहा है ना? मतलब ये ऐसे है। अब आपको ध्यान देना है कि एक सेंटर से दो गो लाइन खींचा गया है और वो कोई समतल नहीं है। पहला बात, अंदर जो फिगर है वो कोई समतल नहीं है, वो सिर्फ तीन गो रेखा है। तीन गो रेखा है और तीनों रेखा को डिटेल में समझना, ठीक है? ध्यान देना। पहले तुम ध्यान ले जाओ, ये वेक्टर आर देख रहे हो? वेक्टर आर, वेक्टर आर का मतलब होता है कि स्वेच्छ बिंदु एक्स वाई जेड, ठीक है? तो ये जो समतल है इसमें कहीं एक जगह एक बिंदु है, और वो बिंदु कौन सा है? एक्स वाई जेड। कहीं पर भी इसमें किसी भी जगह पर, इस समतल में किसी भी लोकेशन पर एक्स वाई जेड है। उस पॉइंट से तुम डायरेक्ट सेंटर के पास एक लाइन खींचो। खींच लिया, वही हमारा स्थिति सदिश हुआ। लेकिन किसका स्थिति सदिश हुआ? एक्स वाई जेड के लिए, जो समीकरण का निर्माण करता है। समझ में आया? तो एक ये बिंदु है और वह स्वेच्छ बिंदु है, और वेक्टर आर एक क्या है? स्थिति सदिश है। क्यों भाई? क्योंकि मूल बिंदु से मिलाया गया। ये बात क्लियर हुआ? अब ध्यान से समझिएगा। एन, एन लिखा हुआ है, एन भी एक प्रकार का बिंदु है। एन भी एक प्रकार का बिंदु है। याद करो, एन1 को, एन को क्या कहते थे? वेक्टर ए कहते थे। वेक्टर ए याद कीजिए, रेखा में। तो एन भी एक प्रकार का क्या है? बिंदु है, ओ से एन तक। अब मुझे ये बताओ, ये बिंदु कहां पर है? समतल पर। ये देखो, तुम आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम ये आ जाओ, इधर आ जाओ, इसको पकड़ो, ठीक है? ऐसे, हाँ। मतलब जो है समतल था, मान के चलो वो ये वाला समतल है, ठीक है? और मेरे एक हाथ को सेंटर समझ लो, केंद्र समझ लो, ठीक है? 3 ठो पेन दो हमको, 3 ठो, 3 पेन है हमारा। ये वाला पार्ट, या हम अंगूठा से जब पकड़ेंगे तो इसको क्या समझोगे? सेंटर समझ लेना, ओ समझ लेना, ठीक है? मैं ये रेड कलर वाला से इसको ऐसे पकड़ रहा हूं, ऐसे। तो ये हमारा समतल है, ये हमारा समतल है। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है सेंटर से जा रहा है यहाँ पे। तो जिस जगह पे टच हो रहा है, सामने दिखाइए, सामने ऐसे करिए, हाँ, जिस जगह पे ये टच हो रहा है वो एक्स वाई जेड है, और इसको पूरे को वेक्टर आर बोलना है। बात बुझाया? इसी सेंटर से एक और लाइन, ये वाला लाइन, ठीक है? ये वाला
पूरा दूरी डी है, डी का वैल्यू 5 मीटर 10 मीटर कुछ भी हो सकता है। ये पूरा दूरी कितना है डी, ये आके यहाँ टच करता है, यहाँ यहाँ कहीं भी टच करे कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पे टच कर रहा है। तो एक यहाँ पे बिंदु है और एक यहाँ पे बिंदु है, ऊपर वाला स्वेच्छ बिंदु है और नीचे वाला दिया गया बिंदु है। मतलब समतल पर हमको प्राप्त होगा, मालूम होगा कि इस पर कौन सा बिंदु है। हो सकता है 2 3 4 हो सकता है 5 6 7 हो। तो वेक्टर में उसको क्या बोलोगे, जैसे 2 3 4 होगा तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप बोलोगे ना जी। तो ये एक बिंदु हो गया, तो ये भी स्थिति सदिश है, ये भी क्या है स्थिति सदिश है, लेकिन ये पोजीशन वेक्टर हो गया, सॉरी पोजीशन नहीं, ये स्वेच्छ बिंदु का स्थिति सदिश हो गया और ये दिया गया बिंदु हो गया जो सवाल में दिया रहेगा। अब ध्यान समझो, इन दोनों को जहां पे टच कर रहा है वो ये एक रेखा है। अब मुझे बताओ कि ये तीसरा वाला जो पेन है ये कहां पर मौजूद है, समतल पर, ये समतल पर खींचा गया लाइन है, बात बुझाया, और यही इस फिगर में दिखाया गया है। बोलो फिगर स्पष्ट हुआ कि नहीं, फिगर स्पष्ट हो गया, बोलो। हाई वाला पेन रेखा है जो कहां पर सोया हुआ है, ये सोया हुआ है समतल पे सोया हुआ है, एक्स जेड का बातें अभी नहीं हो रहा है, अभी खाली समतल का रेखा का बात हो रहा है। सेंटर से ये लाइन गया एक्स वाई जेड, ये लाइन वेक्टर आर, ये वाला लाइन बिंदु के लिए जो एक गिवन पॉइंट है दिया हुआ है, और ये लाइन सोया हुआ है किस पर, समतल पर। बोलो ये क्लियर हुआ कि नहीं। 3 तरह के सदिश हैं, जल्दी से बताओ विस्थापन सदिश कौन होगा, आए जो सोया हुआ है वो विस्थापन, हाई दोनों स्थिति। बोलो क्लियर हुआ, चलो अब जाओ, थैंक यू, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये पेन लीजिए। हेलो, हाँ बाबू लोग अब थोड़ा एकदम फिगर को बढ़िया से देखिए, हम जो पूछ रहे हैं जवाब दीजिए। ओ एन कौन सा सदिश है, स्थिति सदिश। एन क्या है, बिंदु है, कैसा बिंदु है, दिया गया बिंदु है। अच्छा अब बताइए ओपी क्या है, ओपी एक स्थिति सदिश है ना, किसका स्थिति सदिश है, स्वेच्छ बिंदु का, एक्स वाई जेड का। और पीएन क्या है, विस्थापन सदिश है पीएन। विस्थापन सदिश कैसे निकालते हैं, अगर हमको पीएन निकालना हो तो मुझे एन से पी घटाना चाहिए, एनपी निकालना हो तो उल्टा करते हैं। हम जितना आपको दिखा रहे हैं उतने देखिएगा, देखिए ध्यान से। हाई पूरा लंबाई क्या है, ओ एन है, ओ एन का मान कितना माना गया है, डी माना गया है, डी एक प्रकार का दूरी है। अब हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। मान के चलो यहाँ 3 लिखा हुआ है, सदिश रूप में कैसे बदलोगे, 3i कैप कर दिए, का है एक अक्ष के दिशा में है, इसलिए इधर 5 लिखा है, 5 जे कैप क्यों किए, मालूम था। अब है अक्ष नहीं है, कोई अक्ष नहीं है, अब ऐसे एगो लाइन है, यहाँ 3 लिखा है। बोलो इसको कैसे सदिश में बदलोगे, नहीं पता, ना आई पता ना जे पता। तो जब नहीं पता होता है तो क्या लिख देते हैं, एन कैप, मन करे तो ए कैप, मन करे तो बी कैप, कुछ भी एगो सदिश का कैप लगा देंगे। बोलो ये बात क्लियर हुआ। अब मुझे ये बताओ, यहाँ डी यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, दिशा मालूम है क्या कि कौन से दिशा में है, वाई के तरफ रहता, एक्स के तरफ रहता, जेड के तरफ रहता, तो उसके हिसाब से कैप लगाते। लेकिन डी के बारे में नहीं पता कि कौन सा सदिश है, किस दिशा में है, तो इसलिए इसमें हम क्या लगाएंगे, एन कैप। तो ओ एन का मान मिल जाएगा कितना, डी एन कैप। ओ एन का मान क्या मिला, डी एन कैप। बोलो क्लियर हुआ। अब आपको एनपी चाहे पीएन निकालना होगा तो वही विस्थापन सदिश का नियम लगेगा। अगर आपको एनपी चाहिए तो डीएन, एनपी चाहिए तो पी से एन घटाएंगे,
P से n घटाने का मतलब r वेक्टर r से dn कैप को घटाना। बात समझ में आया? तो देखिए तो np को निकालने के लिए वेक्टर r से क्या घटाया गया है? dn कैप। बोलो ये बात बुझाया कि नहीं? खाली np निकालने के लिए तो हम यहाँ पे अगर लिखना चाहें कि वेक्टर np का वैल्यू क्या होगा, तो सीधे सीधे आप वेक्टर r माइनस dn कैप लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो। अब एक कंडीशन जोड़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, एक कंडीशन लगाने जा रहे हैं इस समतल में। कंडीशन क्या? कंडीशन लगाएंगे तभी समीकरण मिलेगा। कंडीशन हम ये लगाने जा रहे हैं कि ये जो ON है, N एक बिंदु था, माने थे, O से N तक हम एक रेखा खींचे तो एक रेखा भी बना। अगर ये मान लिया जाए कि ON PN पर यानी समतल पर, PN बोलने का मतलब PN तो समतल पे सोया हुआ है, अगर ये समतल पर है तो अगर हम ये मान लें कि जो भी बिंदु है और मूल बिंदु है उससे मिलाने वाली रेखा समतल पर 90 डिग्री का कोण बना रही है, मतलब जो भी ये समतल है उस पर डायरेक्ट ये क्या है? लंब है। अगर ये मान लिया जाए तो आप गौर से देखिए, एक सदिश NP हो जाएगा, एक सदिश ON हो जाएगा और दोनों एक दूसरे पर लंब हो जाएंगे कि नहीं? इतना बात क्लियर हुआ? एक सदिश NP, एक सदिश ON, बीच का कोण 90, ये मान लिया जाए अगर, तो ये दोनों लंब हुए। अगर लंब हुए तो आपका बीच का कोण 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तब वेक्टर A डॉट प्रोडक्ट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा होता है। थीटा का मान 90 रखिए, 0, तो इनका और इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। तो बोलिए, इनको हम DN कैप बोल रहे थे, NP का वैल्यू अभी अभी निकाले हैं, देखिए NP निकाले हुए हैं। अब अगर हम बोले कि DN कैप डॉट प्रोडक्ट NP पर वेक्टर, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। काहे भाई? काहे कि D, अच्छा NP, हाँ सॉरी, DN कैप जो है वो लंब है किस चीज पर? वेक्टर NP पर, ये लंब था, इसलिए डॉट प्रोडक्ट क्या हुआ? 0। NP का वैल्यू क्या है? तो DN कैप वेक्टर R माइनस DN कैप ब्रैकेट में इक्वल टू में DN से R में गुना कराइए, तो वेक्टर R इंटू DN कैप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अच्छा चलिए, माइनस D से D में गुना कराइए, D स्क्वायर, एक ही सदिश से एक ही सदिश में गुना करेंगे, बीच का कोण, बीच का कोण 0, बीच का कोण 0 हुआ। और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला AB cos थीटा, N का परिमाण 1, फिर N का परिमाण 1, कैप का परिमाण 1 होता है, तो खाली D स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? बाकी तो 1 हो गया, बराबर में 0। D स्क्वायर इधर करिए, DN कैप बराबर D स्क्वायर, देखिए इस D से इसका पावर क्या हो गया? तो वेक्टर R डॉट प्रोडक्ट N कैप बराबर क्या आया? D आया। चेक करेंगे कि ये वास्तव में समतल है कि नहीं है, चेक करेंगे। तो ये समतल होने के लिए इसमें कितने चर राशि चाहिए? 3 चर राशि। सोचिए, सोचिए कि वेक्टर R के लिए आपका पॉइंट क्या था? x y z था, तो आप वेक्टर R को x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब जल्दी से बताइए, यहां पर n कैप आया हुआ है, n कैप का मतलब क्या आए? ध्यान दीजिए, n कैप क्या था? जल्दी से बताइए, n कैप क्या था? d की दिशा बता रहा था। n कैप क्या बता रहा था? d की दिशा बता रहा था ना, तो d का कोई तो वैल्यू होगा, d का कोई तो वैल्यू होगा, d का दूरी मतलब कोई तो वैल्यू होगा d का। ठीक से देखो, यहाँ बढ़िया समझना, यही मेन है। ई समझ गए, समतल खत्म, ज्यादा टेंशन नहीं है, मेन यही है, इसको बढ़िया से समझ लो। देखो, अगर हम ये मान ले कि माना DN कैप, ध्यान समझना, DN कैप एक सदिश राशि है, विस्थापन सदिश हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, क्योंकि एक दूरी होगा ना। मान के चलो कि ये विस्थापन सदिश है, तो इसका दिक् अनुपात एगो A है, एक क्या है B, एगो क्या है C, और यहाँ पे क्या लिख दिए? K कैप लिख दिए। तो इतना अगर हो जाएगा तो उस कंडीशन में
गौर से देखिए डी एन कैप जो आ रहा है यहाँ पे, एन कैप का वैल्यू क्या आएगा, ए बटा में डी आई कैप, बी बटा में डी और सी बटा में डी के कैप। बोलो आएगा, एन कैप का वैल्यू मिला। अब सोचो इस एन कैप और आर कैप के बीच में गुना कराओ तो क्या आएगा, आर का और एन का देख लो ठीक से, ये वेक्टर में है, ये भी वेक्टर में है, इसमें कौन सा प्रोडक्ट कराना है, देखो डॉट प्रोडक्ट कराना है। चलो डॉट प्रोडक्ट कराओगे आई आई खत्म, तो एक्स के साथ क्या आएगा, ए एक्स और बटा में डी प्लस बी वाई बटा में डी सी जेड बटा में डी, है ना, हो जाएगा। बराबर में क्या है, बराबर में डी है। अब गौर से देखो, अगर डी कॉमन ले लिया जाए, इधर क्रॉस गुना कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, एक्स प्लस डी वाई प्लस सी जेड बराबर डी स्क्वायर। बोलो आएगा। अब ध्यान से समझना यहाँ के बात को ठीक से, मान के चलो, अब उदाहरण देंगे तो तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा, उदाहरण समझना बढ़िया से। मान के चलो तुमसे कोई कहा क्वेश्चन में कि एक समतल पर अभिलंब 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप है। एक समतल पर अभिलंब कितना है, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप है, इतना दे दिया। और सवाल में अभिलंब इतना दिया हुआ है, तो समतल, एक समतल पर मूल बिंदु से अभिलंब, सॉरी, एक समतल पर मूल बिंदु से अभिलंब 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप है, तो समतल का समीकरण ज्ञात करें। चलिए अब समझिए ध्यान से, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा वो और क्लियर हो जाएगा, इस बात को समझिएगा। मान लीजिए ये समतल था और इस पर एक अभिलंब है, ठीक है, और ये जो अभिलंब है वो कहाँ से अभिलंब है, ये आपका कौन सा बिंदु हो गया, मान लिए थोड़ा देर के लिए मूल बिंदु। अब थोड़ा सा फिगर में आइए, यहाँ देखिए, ओ क्या है, मूल बिंदु है। ओ से लेके एन तक देखा जाए तो एक रेखा है जो अभिलंब है, किस पर अभिलंब है, समतल पर। पीएन को छोड़ो, अब समतल सोचो, समतल पर कौन लंब है, ओएन, ओएन की लंबाई क्या है, डी है। अब थोड़ा सवाल पर आओ, सवाल को पढ़ो, मूल बिंदु से एक अभिलंब है, ठीक है, तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि हई जो वैल्यू दिया हुआ है डी एन कैप का दिया हुआ है, डी मतलब इसका परिमाण, एन कैप का मतलब दिशा बताना, तो एन कैप के लिए हमारे पास वैल्यू मौजूद है आई जे और के, ठीक है, ध्यान समझना। तो डी एन कैप का वैल्यू कितना है, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, इतना दिया हुआ है। अब आप जो समतल का समीकरण पढ़े उसमें मेन समीकरण आपका है पढ़े कि वेक्टर आर में डॉट प्रोडक्ट हो किस चीज से, एन कैप से, तो वो किसके बराबर आता है, डी के बराबर आता है, आपने ये सीखा। लेकिन याद है कंडीशन, यहाँ क्या होना चाहिए, एन कैप होना चाहिए, एन कैप। कब गुना करिएगा तो क्या आएगा, डी, डी का मतलब क्या, डी का मतलब मूल बिंदु से अभिलंब के बीच की दूरी। तो अगर डी आपको चाहिए तो उसके लिए आपको वेक्टर आर में किससे गुना कराना होगा, एन कैप से। एन कैप निकालना है तो एन कैप का मान तब निकलेगा जब इसमें कितना से भाग दीजिएगा, डी से भाग दीजिएगा। डी का मतलब हुआ इसका परिमाण, बोलिए 2 और 2 और 1 का परिमाण कितना हुआ, 3 हुआ। 3 से भाग दिए तो क्या मिला,
3 से भाग दीजिएगा तो 2/3, 2/3 माइनस 1/3 आया। बोले किसका मान आया? तो फॉर्मूला आपका है वेक्टर आर डॉट प्रोडक्ट एन कैप बराबर डी है ना। तब वेक्टर आर का वेक्टर आर रहने दिए, एन कैप के जगह पर क्या लिखिए 2/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप बराबर में क्या लिखे, बराबर में डी मतलब बीच का दूरी, बीच का दूरी वही है डी, और डी कितना आया था 3। तो ये जो आप देख रहे हैं ये समतल का समीकरण हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इस समतल का समीकरण हो तो गया, अच्छी बात है, ठीक है। कंडीशन यही कहता है कि बस यहाँ एन कैप होना चाहिए, लेकिन इसको अगर आप कार्तीय रूप में बदलिएगा, कार्तीय रूप में, तो कार्तीय रूप में बदलने का मतलब होता है कि वेक्टर आर का मान रख देना एक्स वाई जेड रख देना, तो एक्स से आई वाला में गुना होगा, आई आई एक हो जाएगा। तो मान लीजिए खाली 2/3 के साथ आपने क्या लगा दिया एक्स प्लस 2y/3 माइनस z/3 और बराबर में क्या लिख दिया 3, 3 लघुत्तम लिए और 3 को इधर भेज दिए, तो आंसर होगा 2x प्लस 2y माइनस z बराबर 9। देखो ये समतल का समीकरण आ गया। तो समतल का समीकरण लास्ट में गुना भाग करने के बाद ही आता है इस टाइप का, लेकिन कभी भी इसका मतलब ये नहीं होता है कि 2 माइनस 1 एन कैप का वैल्यू होगा। एन कैप के रूप में पहले सजाया जाता है तब बनाया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है समतल का समीकरण। बोलो क्लियर हो गया। अब ये तो कॉन्सेप्ट था, लेकिन सवाल ऐसे नहीं बनाना है। अब कैसे बनाओगे सवाल परीक्षा में, इस चीज को समझो, बहुत आसान तरीका। सुनो अब ध्यान से, हाई जो हम डी एन कैप लिख रहे हैं ये डी एन कैप नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब कैसे बनाना है समझिए, आपको सीधे सीधे याद रखना है, हमको अगर समतल का समीकरण निकालना है तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि वेक्टर आर में एन कैप से ही गुना होगा, और एन कैप तब निकलेगा, एन कैप तब निकलेगा जब यहाँ बीच का जो सदिश देगा उसके परिमाण से भाग देगा, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अभिलंब का इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश पूछे हैं नॉर्मल, क्या होता है नॉर्मल माने अभिलंब। तो हम डी और कुछ भी नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे कहेंगे कि ये जो दिया हुआ है यह किसका मान दिया है, नॉर्मल का मान, और नॉर्मल के लिए हम क्या यूज करेंगे वेक्टर एन। वेक्टर एन तब लिखना है जब चेक कर लेंगे कि इसका परिमाण 1 है कि 1 से ज्यादा है। वेक्टर एन कब लिखेंगे, जब 1 से ज्यादा हो तब। परिमाण चेक कीजिए, 2 2 और माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर जोड़ के कितना आया 9 का वर्गमूल 3। क्या हम वेक्टर एन लिखेंगे कि एन कैप लिखेंगे, वेक्टर एन। वेक्टर एन का मान कितना 2i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। अब तुरंत हम क्या करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड यानी एन का वैल्यू निकालेंगे, एन मतलब वेक्टर हटाएंगे, तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना बराबर में 3 आया, एन का मान आया, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे एन कैप निकालेंगे, और एन कैप कैसे निकालते हैं, वेक्टर एन में भाग दीजिएगा कितना से एन से, तो एन का मान कितना आया 3, तो क्या लिखोगे 2/3 आई कैप 2/3 जे कैप माइनस 1/3 हो गया। अब आपको समतल का कार्तीय और कौन सा समीकरण सदिश समीकरण दोनों निकालना है, तो लिखेंगे समतल का, पहले लिख लीजिए आप सदिश समीकरण। सदिश समीकरण का कंडीशन क्या है भाई, जब वेक्टर आर में डॉट होगा किस चीज से एन कैप से, और बराबर में क्या होगा डी होगा। अब बताइए डी का मतलब क्या हुआ, इनके बीच का दूरी। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बीच का दूरी एन के बराबर होगा, तो इसलिए इसके बराबर में आपको क्या लिख देना है डी। अब मान पुट कीजिए, वेक्टर आर डॉट प्रोडक्ट एन कैप का वैल्यू कितना है 2/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप, और डी का मान 3। ये आपका सदिश समीकरण हो गया, परीक्षा में ऐसा ही बनाना है। और कार्तीय समीकरण, तो कार्तीय समीकरण के लिए कुछ नहीं,
भाई जो लिखा है उसके साथ क्या डाल देना है, आई जे के को एक्स वाई जेड में बदल देना है। तो क्या हो जाएगा 2x/3 प्लस 2y/3 माइनस z/3 बराबर में 3, लघुत्तम ले लिया तो 2x + 2y - z बराबर 9। ये आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव सवाल कहां से पूछेगा समझ लीजिए, आपसे पूछ देगा एक समतल का समीकरण 3x + y + z बराबर 8 है, पूछ देगा, ठीक है। तो कहेगा कि अभिलंब सदिश कौन सा होगा, तो बोलो क्या बोलोगे। सवाल तो यही जगह से उठा के पूछेगा, अब कंफ्यूज हो जाओगे कि अभिलंब कहां से निकाले। तो तुम कैसे यूज किए थे याद करो, अभिलंब कौन था। देखो ये 3 आया है ना, ये 3 कहां से आया भाई, परिमाण था। अभिलंब कौन था इसमें, आए ऊपर वाला था। अब आप बताइए इसमें ऊपर वाला कौन है, आपको लग रहा है कि ऊपर वाला 3 1 1 है, पर कंफ्यूज मत होइए, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऐसे ही सवाल दे देते हैं और ये जब दे देगा तो आप कंफ्यूज होगा। जैसे यहाँ तो आंसर बड़े आराम से बता दोगे कि हाँ भाई ऊपर वाला हो जाएगा, तो इसके बारे में हम आपको अगले दिन बताएंगे। और एक बात बताना चाहेंगे कि आपको जो आज पढ़ाए ना उस पर आप सवाल बना सकते हैं। 11-3 का पहला दूसरा ये सब सवाल जितना है ना उसको आप ट्राई कर सकते हैं जो अभी हमने बनाया है। तो क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा और जो फिगर बनाए हैं उसके नीचे ये नोट कर लीजिए।